नमस्कार दोस्तों। आज हम भारतीय इतिहास के एक बेहद महत्वपूर्ण टॉपिक की बात करेंगे। वैदिक काल को समझेंगे। इस लेक्चर में हम जानेंगे वैदिक काल क्या है, प्रारंभिक और उत्तर वैदिक काल का अंतर, समाज, अर्थव्यवस्था, धर्म और राजनीति। तो चलिए शुरू करते हैं। वैदिक काल का परिचय। वैदिक काल का परिचय। वैदिक काल की जानकारी हमें वेदों से प्राप्त होती है, इसलिए इसे वैदिक काल कहा जाता है। वैदिक काल या वैदिक सभ्यता को आर्य सभ्यता भी कहा जाता है। यह सभ्यता मुख्य रूप से सिंधु घाटी सभ्यता के बाद विकसित हुई। समय अवधि की बात करें तो यह लगभग 1500 बीसी से 600 बीसी। 1500 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व इसका समय माना जाता है। वैदिक काल को दो भागों में बांटा जाता है, एक प्रारंभिक वैदिक काल या ऋग्वैदिक काल। प्रारंभिक वैदिक काल और दूसरा है उत्तर वैदिक काल। प्रारंभिक वैदिक काल की जानकारी जो है हमें ऋग्वेद से मिलती है, इसलिए इसे ऋग्वैदिक काल भी कहते हैं। इसकी समय अवधि की बात करें तो ये 1500 से 1000 बीसी। 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व इसका समय माना जाता है। इस काल की जानकारी के स्रोतों की बात करें तो पुरातात्विक स्रोत जैसे वैदिक साहित्य, भारत में वैदिक साहित्य है। वैदिक साहित्य से भारत में आर्यों के आरंभिक इतिहास के संबंध में जानकारी मिलती है। दूसरा है काशी अभिलेख। काशी अभिलेख जो है 1600 ईस्वी में इसका विकास हुआ और ईरानी आर्यों की एक शाखा का भारत आगमन हुआ। इसमें जानकारी मिलती है कि ईरानी आर्यों की एक शाखा का भारत में आगमन हुआ। तीसरा है बोगजकोई अभिलेख या मितन्नी अभिलेख। ये 1400 ईस्वी में उत्कीर्ण हुआ था। इसमें सुबिलमा जो हित्ती राजा और मतियुजा जो कि मितन्नी राजा हुआ करता था, इनके बीच एक संधि हुई थी और इस संधि में साक्षी देवता थे वो इंद्र, वरुण और मित्र। नासत्य का उल्लेख मिलता है। इस काल की जानकारी हमें कहां से मिलती है? इस काल की जानकारी हमें पुरातात्विक और साहित्यिक दोनों स्रोतों से मिलती है। पुरातात्विक स्रोतों में बात करें तो पहला है वैदिक साहित्य।
वैदिक साहित्य से क्या है कि वैदिक साहित्य में जानकारी मिलती है कि भारत में आर्यों के इतिहास के संबंध में प्रथम जानकारी मिलती है, वो वैदिक साहित्य से मिलती है। अगला है कश्यप अभिलेख। इसका निर्माण कब हुआ था? 1600 ईसा पूर्व। 1600 ईसा पूर्व में इसका निर्माण हुआ था। और इसमें क्या है, इसमें एक ईरानी आर्यों की एक शाखा का आगमन भारत हुआ था, इसमें बताया गया है। अगला है बोगज कोई अभिलेख। बोगस कोई मितन्नी अभिलेख। इसका निर्माण 1400 ईसा पूर्व में हुआ। इसका निर्माण कब होता है? 1400 ईसा पूर्व में। इसमें क्या था, इसमें जो है सुबिल्मा, ये कौन था? हित्ती राजा था सुबिल्मा। और दूसरा था मतिवजा। मतिवजा कौन था? ये था मितन्नी राजा। इन दोनों राजाओं के बीच में एक संधि हुई थी। जो संधि हुई थी, वो संधि, तो ये संधि में साक्षी देवता, संधि में साक्षी के रूप में देवता थे, वो कौन थे? इंद्र थे। मित्र, वरुण, इंद्र, मित्र, वरुण, नासत्य, आदि देवताओं का उल्लेख मिलता है। अगली जानकारी कहां से मिलती है इसकी? तो चित्र धूसर मर्दभांड से मिलती है। कहां से? चित्र धूसर मर्दभांड से भी इस काल की जानकारी मिलती है। हरियाणा के पास भगवानपुरा हमें एक खुदाई हुई, उसमें एक 13 कमरों का मकान मिला है। वो इस वैदिक काल की जानकारी देता है। और उसके बाद एक पंजाब में ऐसा ही नगर मिला है। पंजाब में 3 ऐसे स्थान मिले हैं जिनका संबंध ऋग्वैदिक काल से माना जाता है। साहित्यिक स्रोत की बात करें तो ऋग्वेद संहिता, यानी ऋग्वेद
साहित्यिक स्रोत, साहित्यिक स्रोत में आता है क्या? ऋग्वेद, ऋग्वेद संहिता। ऋग्वेद संहिता में क्या है? ऋग्वेद संहिता जो है 1500 से 1000 ईस्वी, 1500 ईसा पूर्व, 1000 ईसा पूर्व, 1500 से 1000 ईसा पूर्व के बीच इसकी रचना होती है। और इसमें क्या है? 10 मंडल, इसमें 10 मंडल हैं। 10 मंडलों में इनमें 2 से 7 मंडल तक तो हैं। 2 से 7 मंडल जो है सबसे प्राचीन मंडल है, जो कि गोत्र मंडल बोले जाते हैं। गोत्र मंडल क्यों बोले जाते हैं? क्योंकि एक ही गोत्र के ऋषि के परिवार द्वारा इनकी रचना की गई। उसके बाद एक और 10 मंडल जो हैं वो परवर्ती या नवीनतम काल के हैं। दूसरा ग्रंथ है अवेस्ता ग्रंथ, इसमें 10 मंडल तथा 1028 सूक्त है। अगला है अवेस्ता ग्रंथ, जो कि प्राचीन ग्रंथ है। ईरानी भाषा का प्राचीन ग्रंथ कौन सा है? अवेस्ता ग्रंथ। इससे भी ऋग्वैदिक काल की जानकारी मिलती है। ऋग्वैदिक संहिता और अवेस्ता ग्रंथ दोनों से देवी देवताओं और सामाजिक वर्गों के नाम भी मिलते जुलते हैं। आगे बात करेंगे भौगोलिक विस्तार की। ऋग्वैदिक काल की भौगोलिक विस्तार की। इसका क्षेत्र कौन सा था? सप्तसैंधव क्षेत्र। सप्तसैंधव का मतलब क्या है? 7 नदियों का क्षेत्र। इनमें 7 नदियां कौन कौन सी थी? सिंधु, झेलम, रावी, ब्यास, सतलुज और सरस्वती। कौन सी? सिंधु, झेलम, ब्यास, चेनाब, रावी, सतलज और सरस्वती। ऋग्वेद के अनुसार इनका क्षेत्र क्या था? ऋग्वेद के अनुसार इनका क्षेत्र कौन सा बताया गया है? तो ऋग्वेद में जो है इनका क्षेत्र बताया गया है ऋग्वेद के अनुसार आर्यों का निवास अफगानिस्तान, अफगानिस्तान के बाद अफगानिस्तान, पंजाब और पश्चिमी उत्तर प्रदेश,
पंजाब और पश्चिमी उत्तर प्रदेश। उसके बाद सतलुज से यमुना नदी के बीच का जो क्षेत्र था उसे ब्रह्मवर्त बोला गया। ये क्षेत्र कौन सा था? तो ये क्षेत्र था ऋग्वैदिक काल का केंद्र। ब्रह्मवर्त कहाँ था? तो ये सतलुज से यमुना। सतलुज से यमुना नदी के बीच का क्षेत्र जो था वो क्या कहलाता था? ब्रह्मवर्त। यह जो है ब्रह्मवर्त क्या था? ऋग्वैदिक काल का केंद्र। ऋग्वैदिक काल का केंद्र। अगर हम बात करें ऋग्वैदिक आर्यों की, तो ये जो है उत्तर में वर्तमान तुर्कमेनिस्तान और दक्षिण में अरावली पर्वतमाला तक सीमित थे। उसके बाद पश्चिम में अफगानिस्तान से लेकर पूर्व में हिमाचल और तिब्बत, हिमालय और तिब्बत तक फैले हुए थे। अगला बात करेंगे हम राजनीतिक व्यवस्था की। ऋग्वैदिक काल की राजनीतिक व्यवस्था कैसी थी? राजनीतिक व्यवस्था, शासन व्यवस्था राजतंत्रात्मक थी। राजा को राजन कहा जाता था। क्या? राजा को क्या कहा जाता था? राजा को राजन कहा जाता था। राजतंत्रात्मक शासन व्यवस्था। राजतंत्रात्मक शासन व्यवस्था थी। यहाँ क्या था? राजा की शक्ति जो थी वो सीमित थी। राजा की शक्ति जो सीमित थी। समाज जो था वो जन या जनजाति आधारित था। यहाँ का समाज कैसा था? जन या जनजाति आधारित। जनजाति आधारित समाज था। मतलब शासन पूरी तरह से निरंकुश नहीं था। लोकतंत्रात्मक तत्व दिखाई देते थे। इस शासन में क्या है? लोकतांत्रिक शासन। लोकतांत्रिक
लोकतांत्रिक तत्व दिखाई देते थे। जब परिवार का मुखिया होता था उसे कुलप बोला जाता था। परिवार जो है कई गोत्रों से संबंध परिवार का कई गोत्रों से संबंध होता था, उसे परिवार बोला जाता था। और परिवार का मुखिया जो होता था वो उसे कुलप बोला जाता था। इसके बाद कई गोत्र बन के ग्राम बनता था, और ग्राम का प्रमुख जो होता था वो ग्रामीणी होता था। उसके बाद कई ग्राम बन के विष बनता था, विष का प्रमुख जो है विषपति, और कई विष मिलाकर जो है जन बनाया जाता था। और जन का प्रमुख जो होता था वो राजा हुआ करता था, या राजन बोला करते थे उसे। और कई जन संगठित करके, यानी 5 जन संगठित थे, द्रौ, यदु, ध्रुवस, अनु एवं पुरु। तो इनसे एक इकाई बनती है, वो थी पंचजन। पंचजन इकाई बनती है। तो ऋग्वैदिक काल की समाज की सबसे बड़ी राजनीतिक इकाई जो थी वो थी जन। राजा सैनिक नेता हुआ शुरुआत में, जो है राजा सैनिक नेता हुआ करता था, इसे बलि कर का अधिकार था। और युद्ध में लूटा गया जो माल होता था उसका कुछ हिस्सा प्राप्त करने का भी अधिकार इसे। उसके बाद बात करते हैं सभा और समिति की। सभा और समिति जो है उत्तर वैदिक काल में अथर्ववेद में प्रजापति की 2 पुत्रियां कही गई हैं। सभा जो होते थे वो थे जन के वृद्ध लोगों की परिषद हुआ करती थी, और समिति जो होती थी वो साधारण जन की सामान्य परिषद होती थी। विदत की बात करें, सर्वाधिक